आगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 14 के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के साथ, और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और अन्य सेट की तरह ही यहाँ भी जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू हो रहा है। और 36 में जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने वाला स्रोत है। यानी किस खनिज को का जो हम निर्यात करते हैं, जब निर्यात करेंगे तभी विदेशी मुद्रा हम प्राप्त करेंगे। तो कौन सा खनिज का ज़्यादा निर्यात होता है। देखिए, कोयला से भी हम लोग को अच्छा निर्यात होता है। फिर उसमें है कि उसका क्या वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी से नहीं है कि कितना ज़्यादा आप भेज रहे हो, उसमें ये है कि उसका मूल्य भी आपको क्या मिल रहा है। और ये अलग अलग कभी कभी फ्लक्चुएट भी करता है। तो यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा खनिज भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने वाला स्रोत है। विदेशी विनिमय ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला स्रोत है। तो ये इंफॉर्मेशन है मैग्नीज। तो 36 का आंसर हम लोग का डी होगा, मैग्नीज से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा हम लोग प्राप्त करते हैं, तो मैग्नीज। और 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ, ईयर दे रहा है, किस ईयर में भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको मालूम है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। और ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा है। उस विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ भी एक तरह से दिया विश्व मंच पर, लेकिन उसके बाद भी हमारी मांगों पर उस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के जो विचारधारा था, जनता की जो विचार और जनता का जो उस समय जो जनता की इच्छा, उसको देखते हुए गांधी जी ने 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया 8 अगस्त 1942 बॉम्बे से। तो भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात 1942, और ये 37 का आंसर ए हुआ। और इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा भारतीयों से आह्वान किया गया, करो या मरो, डू और डाई। और अंग्रेजों को कहा गया भारत छोड़ो, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों को कहा गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942। 37 का आंसर ए हो गया, 37 का आंसर ए हो गया। 1930 जो ऑप्शन है आप जान रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है हमारा है वो 1930 का, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1940 में वो विश्व युद्ध के समय जो अंग्रेज हमसे बात करने के लिए अगस्त ऑफर भी है। और फिर 1939 वैसा कोई इम्पोर्टेंट, 1939 है इम्पोर्टेंट, लेकिन इस तरह का कुछ खास कोई आंदोलन इससे रिलेटेड नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब, 1942। अब है 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रयुक्त सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। यानी भारतीय सेलुलर जेल जहाँ पर हमारे बहुत से क्रांतिकारियों को, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को बंद वहाँ पर ले जाकर अरेस्ट किया करके रखा जाता था, और उस जेल में सज़ा को काले पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता था, वो जेल कहाँ है। तो सेलुलर जेल अंडमान में है, काला पानी का सज़ा होता था, यानी वहाँ भेजने का मतलब काला पानी का सज़ा कहा जाता था। अंडमान आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, हमारे मुख्य लैंड से दूर है, तो वहाँ पर रख देना एक तरह से, जेल में तो ऐसे भी समाज से दूर करके रखना होता है, और वो हमारे मुख्य भूमि से दूर, इसलिए उसको काले पानी की सज़ा भी कहा जाता था। और ये अंडमान में है, तो सेलुलर जेल अंडमान में, ठीक है। और बीडी सावरकर को और बहुत से प्रमुख जो हमारे राष्ट्रवादी लीडर्स हुए और क्रांतिकारियों को वहाँ पर अंग्रेज़ों ने रखा था, उस जेल में रखा था। और इसको भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है। भी क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सेलुलर जेल को घोषित किया गया है। तो 38 का आंसर आपका सी हुआ,
अंडमान में, यानी सेलुलर जेल कहाँ, अंडमान में। 38 का आंसर हमारा सी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर को हम लोग देखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और ये ऑप्शन सी में है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर लीडर्स में से एक हैं, संस्थापक नेताओं में से एक है, यानी आरंभिक कांग्रेस के आरंभिक नेताओं में से एक है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को दक्षिण भारत से भारत के राजनीति में आने के लिए कहा और उनको बुलाया, आमंत्रित किया। और गांधी जी उसके बाद भारत के राजनीति में 1915 से आए। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी, पॉलिटिकल मेंटर, राजनीतिक गुरु भी कहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसलिए 39 का आंसर हम लोग का सी होता है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था, 1924 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर बहुत सा इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको मिला है कि गांधी जी किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? तो वो 1924 के अधिवेशन में। और वो कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। और वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है, ये भी आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो वो 40वां अधिवेशन। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? 40वां। खैर ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन आपका है कि 40वां वह अधिवेशन था। और वह किस वर्ष का? 1924 का। और गांधी जी ने कांग्रेस का सिर्फ मात्र एक बार ही अध्यक्षता किया है, और वो 1924 में बेलगांव। 1924 में बेलगांव वर्तमान के कर्नाटक में है, वो कर्नाटक राज्य में होगा बेलगांव। तो 40 का आंसर यहाँ क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगांव में सन 1924 में हुआ था, कि अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो 40 का आंसर हम लोग का बी हो रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिल करके ही वहाँ से गंगा के रूप में, तो दो स्ट्रीम आता है, भागीरथी और अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिल करके फिर गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो ये है कि भाई भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दो ये स्ट्रीम मिल करके गंगा का रूप लेती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो डी, 41 का आंसर हम लोग का डी हो गया। 41 का आंसर डी हो गया। और आंसर तो ऐसे हम बोल रहे हैं, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित का दिए गए कूटों में से सही सुमेलित चुनिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म और पारसी धर्म। और उधर दिया है जिंद, अवेस्ता, वेद, आगम और जातक। यानी इधर एक तरफ कुछ धर्म दिया हुआ है और एक तरफ उनसे संबंधित प्रमुख पुस्तकें, रचनाएं दी गई हैं। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक इसमें से कौन है? जिंद, अवेस्ता नहीं है, वेद नहीं है, आगम नहीं है, जातक है। तो बौद्ध धर्म की पुस्तक हो गई इसमें से जातक। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों, 550 पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जातक कथा में। जातक कथा क्या है ये भी पूछता है। जातक कथा किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का। जातक कथा में क्या है? तो महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। तो बौद्ध धर्म जातक हो गया, ए 4 हो गया। बी है जैन धर्म, इसमें जैन धर्म की कौन पुस्तक है? तो आगम। जैन धर्म की पुस्तक है आगम। आगम किस धर्म की पुस्तक है? जैन धर्म की। तो बी का 3 हो गया। और सी वैदिक धर्म, तो वैदिक धर्म की तो वेद वैदिक धर्म, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो सी का 2 हो गया। और जिंद अवेस्ता जो है, या जिंद अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का है। जिंद अवेस्ता पारसी धर्म का है।
इसलिए डी का 1 हो गया, तो बड़ा अच्छा ही। ये 4 3 2 1 हमारा बन रहा है, 4 3 2 1, और 4 3 2 1 डी ऑप्शन पर है, इसलिए 42 का आंसर डी हो गया। 42 का आंसर हम लोग का डी हो गया, 42 का आंसर डी हुआ। और फिर हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर देखेंगे, निम्नांकित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति में बदला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेना है आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल भारत में 1608 ईस्वी में आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को और 1600 ईस्वी में, और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट और महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के हस्ताक्षर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। उस समय भारत में जो मुगल शासक अकबर का शासनकाल था, अकबर का शासनकाल आप जानते हैं 1556 से 1605 तक। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसमें भारत में बादशाह कौन था, तो आप बोलेंगे अकबर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधिमंडल जब भारत में आया कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, उस समय भारत का शासक कौन था, तो जहांगीर। जहांगीर का आप काल जानते हैं 1605 से लेकर के 1627, तो जहांगीर। और कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल भारत में व्यापार के उद्देश्य से किस वर्ष आया, 1608 ईस्वी में। तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था, ये भी क्वेश्चन हम लोग से पूछता है, तो जहांगीर के दरबार में। तो 1608 में कंपनी आ गई। तो 1608 से लेकर के आप देखेंगे कि एक लंबे समय तक आप कंपनी के 1750 तक की स्थिति देखिएगा, वो एकमात्र व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रहा है। डायरेक्ट वो उसके हाथ में कहीं शासन उसन नहीं ले रहा है, भले उसका शेल्टर बना हुआ है, वो अपना व्यापारिक प्रेसिडेंसी बना रहा है, वो अलग है, लेकिन डायरेक्ट शासन में उसके हाथ में नहीं है। और 1750 के बाद यानी आप 18वीं सदी के उत्तरार्ध के शुरू से ही, यानी 1750 के बाद आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में भी भारत में स्थापित करने के लिए आगे बढ़ती है। और इसका कारण ये था कि आप देखेंगे 18वीं सदी में, यानी 1707 के बाद 18वीं सदी 1799, तो 18वीं सदी के आरंभ से ही एक चीज़ देखने को मिल रहा है भारत की राजनीति में, भारत में, कि मुगल जो एक केंद्रीय सत्ता, एक केंद्रीय शासन हमारे यहाँ था, वो कमज़ोर होता जा रहा है, मुगल कमज़ोर होता जा रहा है। और यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और फिर देखते हैं कि फर्रुखसियार के बाद स्थिति और ख़राब होती है, यानी मुग़ल ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। मुग़ल का सेंट्रल पावर, भारत में जो सेंट्रल पावर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियार के समय से ही बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल गई थी, और बंगाल में उनका मुनाफा, व्यापारिक मुनाफा बढ़ते जा रहा था। बंगाल में उनका कोई एक कॉम्पिटिटर, उनका जो मेन कॉम्पिटिटर था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी उनसे पीछे जा रहा था, क्योंकि उसको उस तरह की कोई सहूलियत बंगाल के बाज़ार में नहीं थी। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचते जा रही थी, उसका मुनाफा बढ़ते जा रहा था, और सेंट्रल पावर भारत में जो केंद्रीय पावर है मुगल, वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब महत्वाकांक्षी हो जाती है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खास करके बंगाल में अपने हाथ में शासन लेने की तैयारी में लग जाती है। और इस तरह से आप देखते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ उसका टक्कर होता है, और उसमें आप 1756 का आप देखते हैं कासिम बाजार की घटना, उसमें अंग्रेज़ों की हार होती है। लेकिन इस हार के बाद फिर से ये लोग अपने को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं, और सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र करते हैं, और उस षड्यंत्र का शिकार सिराजुद्दौला होता है। और उस षड्यंत्र की परिणति आप जून 1757 में जो बैटल ऑफ पलासी हुआ, तो ये सब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना, वहाँ पर शासन अपने हाथ में लेने की तैयारी करना, ये सब किसके काल से होता है, मतलब किस कंपनी के किस ऑफिसर के नेतृत्व में या किसके काल से ये होता है? तो ये आप देखिएगा लॉर्ड क्लाइव। तो ये आंसर बहुत छोटा सा है, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा इस पर बल दिया।
निम्नांकित में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक क्षत्रिय शक्ति के रूप में स्थापित करने क्षेत्र में सफल रहा? या क्षत्रिय शक्ति लोकल पॉलिटिकल पावर, लोकल शासकीय शक्ति के रूप में, यानी बंगाल क्षेत्र में शासकीय शक्ति के रूप में कंपनी को स्थापित करने का श्रेय कंपनी के किस अधिकारी को जाता है? तो वो लॉर्ड क्लाइव। तो यानी बैटल ऑफ पलासी के समय कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो ये 43 का आंसर आपका बी हो जाता है। 43 का आंसर बी होगा, 43 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। और फिर है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? देखिए, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? भारत एक गणतंत्र है और हमारे देश में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति पद। और भारतीय संविधान में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और वह निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों तथा सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल बॉडी में कौन कौन वोट नहीं करते हैं, कौन नहीं रह सकते, तो संसद के लोकसभा राज्यसभा के जो मनोनीत होंगे और किसी विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। और राज्य में जो विधान परिषद होता है उसके कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। वह निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। अब आप देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो जनता द्वारा नहीं, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है, एकदम सही है। तो बी, हमने सोचा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ज़्यादा बार क्वेश्चन वही पूछता है, तो वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाते हैं। तो 44 का आंसर हम लोग का बी हो गया, 44 का आंसर बी हो गया। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो 44 का बी हुआ। और 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सी उपाधि जो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने उसे लौटा दिया, वो केसरे हिंद की उपाधि थी। केसरे हिंद की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर का था, जो जालियांवाला बाग कांड के बाद वो भी लौटा दिए थे। तो केसरे हिंद की उपाधि थी। तो निम्नांकित में से कौन सी उपाधि जो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने उसे लौटा दिया, उसे आंदोलन के समय समर्पित की गई, असहयोग आंदोलन के समय समर्पित की गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, असहयोग आंदोलन के समय समर्पित की गई, ये केसरे हिंद की उपाधि। तो 45 का आंसर बी होगा, 45 का आंसर बी हुआ। और 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से जमा का प्रबंधन करना, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए सहायता देना, विश्व बैंक के लिए ऋण उपलब्ध कराना, विकासशील देशों को निवेश ऋण प्रबंध करना। तो यहाँ होगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की समस्या को से निपटने के लिए उन्हें सहयोग देना, उन्हें धन उपलब्ध कराना या ऋण प्रदान करना, सदस्य देशों की भुगतान के संतुलन की समस्या को हल करने के लिए सहायता करना। तो ये IMF का ये कार्य होता है। IMF का कार्य होता है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की समस्याओं, यानी आयात और निर्यात में जो
असंतुलन है उसको बैलेंस करने के लिए वो प्रयास करेगा और उसके लिए धन भी आवश्यकता अनुसार मुहैया कराएगा। तो सदस्य देशों की भुगतान के संतुलन की समस्या को हल करने के लिए सहायता करना। और IMF की स्थापना 1945 में, ये सब IMF और ये विश्व बैंक की एक पूरक संस्था, तो विश्व बैंक और IMF जुड़ी हुई संस्था है और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनकी स्थापना। तो ये 46 का आंसर हम लोग का बी हो गया, 46 का आंसर बी। अच्छा, कुछ का आंसर बीच बीच में छूट रहा है। 46 का आंसर बी हमने बोल दिया है, 46 का आंसर बी हो गया। और 47 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? देखिए, आंदोलन की शुरुआत तो दांडी में नमक बना करके की गई, तभी आंदोलन क्या उन्होंने घोषणा किया कि हमने नमक बनाया, नमक को बेच दिया एक व्यापारी, नमक गांधी जी के द्वारा बनाए गए नमक को, और उसके साथ उन्होंने घोषणा किया कि अवज्ञा हमने शुरू किया, अवज्ञा शुरू किया। लेकिन ये दांडी में नमक बनाने के पहले गांधी जी इसके लिए जो साबरमती आश्रम से जो अपना मार्च शुरू किया, तो बहुत जगह पर साबरमती आश्रम से ही गांधी जी के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, साबरमती आश्रम से। लेकिन साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी तक यात्रा किए थे, मार्च किए थे, और वहाँ पर नमक बना करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा। और अवज्ञा, पहला अवज्ञा कब किया? तो पहला अवज्ञा उनके द्वारा किया गया नमक कानून को तोड़ करके, नमक बना करके और नमक कानून को तोड़ करके। लेकिन आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अगर कहें तो साबरमती आश्रम से, उनके मार्च से ही माना जाता है। तो आंसर आप सी कर ले, 47 का सी साबरमती। अब 48 नंबर है, अकबर के शासन में फौज के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। मुगल में, अकबर में और फिर बाद में भी मीर बख्शी, सेना प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। अकबर के प्रशासन में फौज के प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। तो 48 का बी, 48 का आंसर बी हुआ। और 49 नंबर क्वेश्चन है, 48 का आंसर बी हुआ, मीर बख्शी। मीर बख्शी, मीर बख्शी, सेना के प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था, मीर बख्शी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, मीर बख्शी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 49 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा विवरण सही है? भारतीय राज्य व्यवस्था यानी हमारे राज्य व्यवस्था, हमारे शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है और उसमें से कौन सा एक सही है, यानी 4 में 3 गलत है। योजना आयोग संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, एकदम गलत है। योजना आयोग, ये गलत है। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है और योजना आयोग का एग्जिस्टेंस वो संसद से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सरकार के फैसले से गठित एक संस्था जिसका नाम अब नीति आयोग उसी तरह के संस्था का रखा गया है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। लेकिन एक ये देखिएगा, बहुत स्टूडेंट करते हैं ये संवैधानिक नहीं है तो क्या ये असंवैधानिक ऑप्ट कर देते हैं। असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक। संवैधानिक नहीं है लेकिन संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप ही इसका आचरण करता है, इसलिए गैर संवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब हो जाता है संविधान के विरुद्ध। संविधान के विरुद्ध असंवैधानिक होता है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। तो योजना आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, तो ये कौन सी बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्था है। खैर, तो ये तो गलत है। बी देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी की भी बैठक न हो। एकदम सही है, तो ये बी ही सही है और 49 का हमारा आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर बी होगा। 49 का आंसर बी होगा। 49 का आंसर बी होगा क्योंकि एक ही सही है, एक ही सही खोजना था तो सही मिल गया। खैर, आप नीचे वाला भी देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष, एकदम गलत है। न्यूनतम आयु का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बना रहता है। और डी जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सब राज्यों के मुख्यमंत्री के संगठक है, ऐसा नहीं है, तो ये डी भी नहीं है।
तो इसमें एक सही है बी, सही है बी। और बी में है राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी की भी बैठक नहीं हो। एकदम सही है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के फैसले के बाद ही अध्यादेश जारी करता है। और अगर संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार को यानी मंत्रिमंडल को किसी शासन चलाने के लिए किसी नए नियम की आवश्यकता आवश्यकता दिख रही हो, लेकिन संसद का उस समय सेशन नहीं चल रहा है, तो मंत्रिमंडल के द्वारा वैसा प्रस्ताव स्केच करके, वैसे नियम का प्रस्ताव बना करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसको अध्यादेश के रूप में जारी कर देगा। और वो अध्यादेश उसी तरह से मान्य होगा जिस तरह से संसद से पारित संसद से बना अधिनियम। लेकिन ये अध्यादेश, ये तो एक तरह से कार्यपालिका द्वारा विधायिका के अधिकार को अपने हाथ में लेना हुआ, लेकिन ये ऐसा प्रोविज़न है आर्टिकल 123 में, लेकिन ये तभी तक मान्य होगा, ये एक्ट की तरह लागू होगा, लेकिन इसका जो लाइफ होगा कब तक, तो संसद के अगले सेशन स्टार्ट होने के 6 सप्ताह तक। यानी जब संसद का अगला सेशन शुरू होगा तो इस अध्यादेश को संसद के पटल पर लाना होगा और संसद के अगला सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर उसे संसद के सदनों से पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा ये फिर लागू नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर ये संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित हो गया, यानी संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, नॉट अनुमोदित, पारित हो गया, तो फिर ये अस्थायी नियम के रूप में, अस्थायी अधिनियम के रूप में ये स्थापित हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ ये भी है कि संसद के 2 लगातार सत्र के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, इसलिए अध्यादेश लंबे समय तक बिना संसद की अनुमति के नहीं रह सकता है। तो 49 का बी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। चोल प्रशासनिक व्यवस्था में सभा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मतलब एडल्ट लोगों की एक कमेटी होती थी, क्योंकि चोल प्रशासन को आप जानते हैं, चोल प्रशासन को जानते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए जाना जाता है। और उसमें सभा क्या होता था, तो एडल्ट लोगों की, लोकल लेवल पर एडल्ट लोगों की एक कमेटी होती थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन बी हो गया, यानी 50 का आंसर बी हो जाएगा। और 51 है, निम्नांकित आलेखों में कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? ये आपका ग्राफ है और ए में जो है वेग और समय, और यहाँ पर क्या है एक समान गति, एक समान गति। तो वेग और समय वाला तो ग्राफ ऐसे ही निकाल लीजिए, वेग और समय से त्वरण निकलता है, वेग और समय से त्वरण होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ए भी खत्म, बी भी खत्म। अब विस्थापन और समय से वेग होता है, विस्थापन और समय से वेग होता है। और एक समान, तो एक समान के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक समान। जैसे सी का देखिएगा, सी में जो हमारा दिखाया है, सी में ऐसे कर दिया है और फिर आपका इधर से गया है और फिर ये फिर आपका स्ट्रेट हुआ है और फिर जा कर के ये ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर तो इस स्थिति में जब विस्थापन ये है, विस्थापन है और ये समय है, तो ये दिखा रहा है कि इस समय में वस्तु क्या हो गई, वस्तु विरामावस्था में हो गई, यानी नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वही मैंने उसका वो विरामावस्था में हो गया। और यहाँ पर ये जो आपका है, यहाँ पर ये जो ग्राफ देगा विस्थापन और समय का, तो ये एक समान वेग को ये देगा आपको, एक समान गति ये दिखाएगा कि ये एक समान गति में है। तो विस्थापन यानी समय के साथ विस्थापन क्या हो रहा है, समय के साथ समान रूप से वो विस्थापित हो रहा है, तभी स्ट्रेट आ रहा है। और समान रूप से यानी प्रत्येक इकाई समय में समान डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वेग क्या हुआ, समान हुआ, तो ये डी हो जाएगा। इसलिए 51 का डी हो जाएगा, 51 का आंसर हम लोग का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुपर फॉस्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? सुपर फॉस्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? तो सुपर फॉस्फेट में मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, तो ये आपका सी हो जाएगा, 53 का सी हो गया। और फिर 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निष्क्रियतम चालक
पुअरेस्ट कंडक्टर क्रमशः कौन। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक एक बताइए और साथ साथ सबसे खराब जो चालक है उसको बताना है। तो ऊष्मा का जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा चालक बताना है और सबसे खराब चालक बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है चांदी और सीसा, चांदी और सीसा, बी में कौन। तो चांदी तो सबसे उत्तम होता ही है और सीसा खराब होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो 54 का ए हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो गया चांदी और सबसे खराब हो गया सीसा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक निम्न में से कौन है, तो आपका चांदी और क्रमशः चांदी और सीसा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नांकित धातुओं में से कौन सा हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। देखिए यहाँ पर एक मेरा सजेशन होगा, ये रिएक्टिविटी का जो सीरीज है उसको याद कीजिएगा, ये याद करना पड़ता है क्योंकि आजकल क्वेश्चन बीच से भी दे देता है। तो जैसे आपका हो गया पोटेशियम हो गया, अब हम सीरीज का बात कर रहे हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फिर जिंक हो गया, आयरन हो गया, फिर टीन हो गया, फिर लेड हो गया यानी सीसा हो गया और फिर हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पर SnPb और SnPb और हाइड्रोजन, ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग का जो होगा Sn अंतिम में, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के पहले होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यहाँ पर Sn होगा, Sn यानी Sn होगा और हाइड्रोजन से Sn होगा यहाँ पर। लेकिन आप जान लीजिए हाइड्रोजन से जस्ट जो बाद में रिएक्टिव सीरीज में होता है वो आपका Pb होता है और उसके ऊपर Sn होता है, Sn यानी T, और ये हो गया सीसा, तो टीन और सीसा, ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर Pb है, उसके ऊपर Sn है। लेकिन यहाँ पर Pb तो यहाँ पूछ रहा है क्या, निम्नांकित में कौन सा हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, तो जो अवेलेबल है उसमें होगा। तो यहाँ पर जस्ट जो होगा तो ये डी में टीन दिया हुआ है, डी में टीन होगा, डी में टीन, रांगा लिखा हुआ है टीन, डी में टीन है, तो 55 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 55 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 55 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, Sn हो जाएगा। Pb उसके जस्ट ऊपर में Pb होता है लेकिन Pb यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो Sn हो जाएगा यानी टीन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो साइंस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि साहब क्वेश्चन कौन है, 56 नंबर पर है। हाँ, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लिखा हुआ है, सिंबल एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का यहाँ 13 और 27, 13 27 होता है, 13 27। तो ये देखिए बाबू, ये क्या होता है, ये यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये आपका जो होता है मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, और मास नंबर हो गया द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। बहुत जगह लोग बोल देते हैं ये परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान जब भी होगा AMU लग के होगा, और ये द्रव्यमान संख्या हो गया। तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या क्या है, परमाणु किसी भी तत्व का परमाणु संख्या क्या है, ये सबको मालूम है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो किसी भी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं, और किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी ये हो गया परमाणु संख्या और एक हो गया द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर यानी मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर। तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नाभिकीय कणों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो ये जब 13 है तो इस जो 13 हो गया और इसका द्रव्यमान संख्या 27 हो गया। हाँ, अगर यही आपका कह दे कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, तब आप 27 AMU के आसपास हो, 27 AMU बोलेंगे, 27 AMU, क्योंकि उसमें मास को आपको मास को डिनोट करना, मास के लिए आपको कुछ यूनिट देना होगा ना, तो वो यूनिट क्या होता है, AMU। तो एटॉमिक मास जब इसका बोलेंगे तो 27 AMU होगा, और मास नंबर जब बोलेंगे तो 27 होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये अगर है यहाँ 13 यहाँ 27 लिखा हुआ है, तो इसमें इसके एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो 27 में से 13 घटा देंगे तो 14 होगा, 27 में से 13 घट गया तो 14। ये क्या प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो 14, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो ये देखोगे कि यहाँ पर 56 का आंसर C 14। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर, निम्नांकित में कौन एक संक्रमण ट्रांजिशन मेटल यानी मेटल और नॉन मेटल के दोनों का गुण जिसमें होता है वो ट्रांजिशन मेटल, और मैग्नीज को ट्रांजिशन मेटल, मैग्नीज भी ट्रांजिशन मेटल है, तो यहाँ पर बी करेंगे, बी मैग्नीज ट्रांजिशन मेटल, तो बी कर दे, 57 का बी हो गया। अब 58 नंबर, निम्नांकित में वह कौन सी गैस है जो पृथ्वी के सतह के निकट वायु में उपस्थित तथा उसकी अधिकतम सांद्रता, यानी किस गैस की अधिकतम सांद्रता पृथ्वी के सतह के पास में होती है। पूरे वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन इनमें से किस गैस की सांद्रता पृथ्वी के निकट सबसे अधिक होगी, तो वो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, 58 का ए। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित तत्वों में से कौन सा एक अम्ल से हाइड्रोजन हटाने के लिए किसका यूज होता है, किसका प्रयोग होता है, अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो Zn का यानी जस्ता का। तो 59 का आपका सी हो गया। और 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल रिएक्शन क्या है कि जो प्रोडक्ट को फिर आप रिवर्स करके मूल रूप में वापस नहीं आ सकते हैं, जो भी बनेगा, जो नया जो भी फॉर्म होगा, जो बाउंड फॉर्म होगा, उसका जो गुण धर्म होगा, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे एकदम अलग होगा। तो यहाँ पर है लोहा का चुंबकन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। द्रव का संघनन यानी द्रव जब संघनित हो जा रहा है तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। ईंधन का ज्वलन, ईंधन अगर जल गया, ईंधन जल करके जो कुछ भी हुआ तो वो फिर रिवर्स हो करके वो ईंधन आप उससे नहीं ले सकते हो। तो ईंधन का ज्वलन जो हो गया ये केमिकल रिएक्शन हो गया, और लोहा में जंग लगना भी केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग का 60 का आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी 60 का आंसर सी हो गया। अब 61 नंबर क्वेश्चन, ये सब हम लोग का करंट का क्वेश्चन होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 गो कथन है। सिडनी स्थित लोवी स्थान के आंकड़ों के अनुसार चीन दुनिया में राजनयिक मिशन के संदर्भ में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है। अभी जो राजनयिक मिशन के हिसाब से ये सही बात है कि चीन जो है, चीन का राजनयिक मिशन काफ़ी फास्ट हो गया है, तो ये भी कथन करंट न्यूज के हिसाब से ये सही है। दूसरा, वर्ष 2019 में चीन ने दुनिया भर में कुल 276 राजनयिक केंद्र स्थापित किए हैं, जो अमेरिका से 3 केंद्र ज़्यादा है। तो वही बात को ये भी अब आंकड़ा लगभग सही, आंकड़ा सही है, तो ये बात को ये पहले वाले को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये भी सही है। चीन के दुनिया में 169 दूतावास, 96 वाणिज्यिक दूतावास और 8 अस्थायी मिशन और 3 अन्य मिशन शामिल हैं। तो और इन सब का सम कर रहे हो तो वो 276 भी आ रहा है। तो इस हिसाब से ये तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी 61 का डी, 61 का डी।
यहाँ पर आप देख रहे हो 169, 96 और 8 और 3, तो 9 6 15, 15 8 23, 23 3 26 और 6 2 8, 9 8 17, 2 76, एकदम सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर डी हो गया। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर के किस शहर में हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? तो मणिपुर के किस शहर में, मणिपुर के किस शहर में हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है। और इम्फाल, तो 62 का सी हो गया। और 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब, जो भारत का पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाला चित्रेश नटसन किस राज्य से है? चित्रेश नटसन जो मिस्टर यूनिवर्स, पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीते हैं, वो पहले भारतीय ऐसा इस खिताब को जीतने वाले मिस्टर यूनिवर्स। मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स सुनते हैं, मिस वर्ल्ड सुनते हैं, ये मिस्टर यूनिवर्स खिताब है 2019 का, जो किसी भारतीय ने जीता है, और वो उनका नाम है चित्रेश नटसन। तो चित्रेश नटसन किस राज्य से हैं? तो वो केरल से हैं। तो 63 का आंसर हम लोग का बी हुआ। और 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किस देश की सेना के साथ रोर ऑफ द सी अभ्यास का आयोजन किया गया? वो कतर के साथ हुआ है। तो 64 का ए हो गया। और 65 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने की घोषणा हाल में की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? यानी किसके साथ? भारत केंद्र सरकार और राज्य के, किस राज्य के बीच ये कोऑर्डिनेशन वाला डिपार्टमेंट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो हरियाणा है। तो 65 का आंसर डी होता है। और ये टेस्ट सीरीज 14 यानी सेट 14 जो इस क्वेश्चन गाइड का है वो हम लोग का कंप्लीट होता है। और अगले बार फिर हम लोग सेट 15 के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।